हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो है उत्तर प्रदेश की मृदा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारी क्लास रोज होती है शाम 5 बजे, तो हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। देखिए, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है और पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकी रहती है। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल, वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। विभिन्न जगह की मृदाओं में इन पदार्थों के अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं और एक ही जगह की मृदा में भी समय के साथ में जो है परिवर्तन होता है। उत्तर प्रदेश को अगर बात करें 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसका एक आधार भूमि की बनावट भी है। अतः प्रदेश के मृदा का अध्ययन हम इन्हीं विभागों के क्रम में करेंगे। भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं। प्रदेश का उत्तरी अर्थात भाबर क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से निर्मित है, जो कि काफी छिछली होती है। अतः जल नीचे चला जाता है। इसी क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव होता है। मतलब इस प्रकार के क्षेत्र में क्या होता है, कृषि कार्य असंभव होता है। यहाँ ज्यादातर झाड़ियां एवं वन पाए जाते हैं, जबकि महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ है। इस मृदा में गन्ना, धान की पैदावार अच्छी होती है। मध्य के जो मैदानी क्षेत्र है उसकी मृदा देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा के प्रदेश के मध्य भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना मैदान, जो प्लेस्टोसीन युग से आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेपों से निर्मित हुआ है। इस मैदान में पाए जाने वाली मृदा को जलोढ़ या फिर कछारी मृदा कहते हैं और इसका एक अन्य नाम भी है जिसको भात मृदा भी कहा जाता है, जो कि काप मिट्टी, कीचड़ और बालू से निर्मित होती है। यह मृदा बहुत गहरी है और पूर्ण विकसित दशा में है। इसमें पोटास, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का जो है अभाव मिलता है। इस चीज को आप जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मृदा, इसमें पोटास और चूने की प्रचुर मात्रा मिलती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जो जीवाश्म होता है इसका अभाव होता है। इस मैदान के लगभग संपूर्ण मृदा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक खादर या फिर जिसे कछारिया भी कहते हैं और एक नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे बांगर भी या फिर पुरानी जलोढ़ मृदा भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में लवणीय, क्षारीय, मरुस्थलीय, भूड़ तथा काली मृदा भी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं खादर मृदा की। देखिए, खादर जो आपकी मृदा होती है, जो मृदा नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है, उसे खादर या कछारी या फिर नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यह मृदा हल्के भूरे रंग की, जिसमें जो है छिद्र युक्त महीन कणों वाली तथा बांगर की अपेक्षा अधिक जल धारण करने वाली होती है। यानी बांगर की अपेक्षा क्या करती है, जल को अधिक धारण करने वाली होती है। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की अधिकता होती है। इसे बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट या मटियार दोमट आदि नामों से भी प्रदेश में जाना जाता है। हालांकि खादर मिट्टियों की जो परतें होती हैं अधिक गहराई तथा निक्षेपित नहीं होती हैं, फिर भी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नवीन अवसाद पदार्थों से निर्मित होने के कारण इनकी जो उर्वरा शक्ति है वो कितनी क्या होती है, अधिक होती है और खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी के साथ साथ बांगर मृदा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बांगर मृदा, देखिए, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, वहां की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। इसे उपहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। इस मृदा क्षेत्र की मिट्टियां परिपक्व तथा अधिक गहरी होती हैं। आदिकाल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण इसकी जो उर्वरा शक्ति है वो क्षीण हो गई है। क्षीण होने का मतलब क्या है, घट गई है।
ठीक है, और अधिक मात्रा में खाद देने की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। सघन कृषि और अव्यवस्थित प्रबंध के कारण इन मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है। अतः इन घटकों वाले खाद की जो है यहाँ पर अधिक जो है आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं लवणीय और जो क्षारीय मृदाएं हैं उनकी। प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित आपका प्रबंध नहीं है, उसके न होने के कारण नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता होना, जुताई एक ही गहराई तक करते रहना तथा अक्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के जैसे आपका अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर देखने को मिलता है। ऊसर भूमि को रेह, बंजर, कल्लर आदि नामों से जाना जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, लवणीय ऊसर भूमि तथा अक्षारीय ऊसर भूमि। अक्षारीय ऊसर भूमि भी 2 प्रकार की होती है, रेहयुक्त ऊसर और रेहहीन ऊसर। लवणीय ऊसर भूमि के लवण अधिकांशतः सोडियम, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम से बने होते हैं, जो कि भूमि की ऊपरी सतह पर सफेद परत के रूप में देखे जा सकते हैं, जिनका पीएच मान कितना होता है? 8.5 से कम होता है। रेहयुक्त अक्षारीय ऊसर भूमि, जिसका कि उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है, इसकी जो सतह होती है वो सोडियम लवणों के कारण जो है काले रंग की दिखाई देती है और पीएच मान कितना होता है? 8.5 से अधिक होता है। अब बात कर लेते हैं मरुस्थलीय मृदा की। यह मृदा शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र जैसे कि आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अधिकतर देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के कुछ जो पश्चिमी जिले हैं जैसे आपका मथुरा है, आगरा है और अलीगढ़ में ये जो है मृदा पाई जाती है। शुष्कता व भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित होकर के बालू के कण जो होते हैं के रूप में परिणित यानी कि बदल जाती है। इसमें लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जीवाश्म पदार्थ व नाइट्रोजन का अभाव होता है। सिंचाई द्वारा कुछ मोटे अनाजों की खेती यहाँ पर करी जाती है, जैसे आपका बाजरा हो गया, मकई हो गई, इस प्रकार का। भूड मृदा गंगा, यमुना व उसकी सहायक नदियों के ढाल जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड कहा जाता है। यह मृदा हल्की दोमट बुलई होती है। अब बात करते हैं काली मृदा, जिसको रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं जो है काली मृदा भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल या फिर कपास मृदा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि आपकी जो है कपास किस मृदा में अच्छी होती है, यानी कपास की उपज जो है किस मृदा में अच्छी होती है, तो वो किस में होती है? काली मृदा। दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की जो मृदाएं होते हैं उनको देख लेते हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात पहाड़ी पठारी क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है, यानी कि अधिक मात्रा में वहां पर जो है पाई जाती है। इन्हीं चट्टानों के टूटने और उनके भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की मृदाओं का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी इलाहाबाद, गंगा पार का जो मिर्जापुर है वह, सोनभद्र और चंदौली जिले जैसे कुछ क्षेत्र सम्मिलित है। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा कहा जाता है, लेकिन थोड़े बहुत अंतरों के साथ यहाँ कई मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे आपकी लाल मृदा, परवा, मार, राकर एवं भोटा आदि। अब बात करते हैं लाल मृदा का। यह मृदा दक्षिण इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालू में लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव जो तत्व होते हैं उनकी कमी और जो लोह अंश होता है उसकी अधिकता यानी आयरन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अतः इस मृदा वाले क्षेत्र में दलहन तिलहन की जो खेती है वो अच्छे पैमाने पर जो है करी जाती है। प्रवा मृदा, इस मृदा को पड़वा या फिर पड़ुआ भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको परवा भी कहते हैं, जो कि हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बिहाड़ों में पाई जाती है। यह हल्के लाल रंग, भूरे रंग की होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको बलुई दोमट मिट्टी भी
कहते हैं, जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है। इस मृदा में सिंचाई और खाद के उपयोग से औसत दर्जे की उर्वरकता प्राप्त की जा सकती है। इस मृदा में जवार यानी कि आपका जो खरीफ की फसल है, जवार कैसी है, खरीफ की, और आपका चना जो कि रबी की फसल है, इसमें उगाई जाती है। अब बात करते हैं आपकी मार या फिर माड़ मृदा की। यह मृदा है जिसका रंग जो है काला कुछ कुछ और रेगुर मृदा के समान होता है। ये चिकनी भी होती है और उसका रंग कैसा होता है, काला। इसमें 60% सिलिकेट, 15% लोहा, 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसमें जल बहुत कम मात्रा में होता है। जल पाने पर यह मृदा गूंद के समान चिपचिपी हो जाती है। इस मृदा में कृषि कार्य कठिन होता है, अतः अल्प अवधि वाली कुछ फसलें जो है यहाँ पर उगाई जा सकती है। यह मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि आपका जो शामली है और आपका कुछ थोड़ा क्षेत्र बागपत का, ठीक है। फिर आती है राकर या फिर राकर। लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। मोटी राकर और पतली राकर दो इसके रूप हैं। मोटी राकर माड़ मृदा जैसी और पतली राकर हल्की हल्की मतलब इसके जैसी दिखाई देती है। इस मृदा में जैव तत्व की कमी जो है पाई जाती है। खाद के प्रयोग में इसे कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं। सामान्यतः इस मृदा में तिल और चने, तिल कहेंगे आपकी खरीफ की, और चना हमें अभी ऊपर पड़ा था, चना क्या है, खरीफ की, ठीक है, सॉरी रबी की फसलें हैं। भोटा मृदा, इसको भोंटा भी कहते हैं, भोटा मृदा। इसका निर्माण विद्युत श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। रंग में यह मृदा कुछ ललिमा लिए होती है, यानी हल्की सी लाल रंग की होती है। जहां इन चट्टानी कणों के साथ हल्की दोमट का मिश्रण हो गया, वहां इस मृदा में मोटे अनाज की खेती की जाती है। लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है और उपज इसमें जो है औसत होती है। खाद पानी के प्रयोग से अच्छी उपज भी की जा सकती है। अब देख लेते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। सोइल इरोजन, जल और वायु के साथ मृदा के कटने बहने और उड़ने की जो क्रिया है। देखिए जैसे हमारे यहाँ पर आंधी आती है ना गर्मियों में, तो क्या होता है, जो धूल होती है, धूल के जो महीन कण होते हैं वो हवा के साथ में जो है उड़ जाते हैं, और मतलब गर्मियों के समय जब वो आंधी चलती है तो वो हमारे आंखों में नहीं घुसते। तो उसी प्रकार से यानी मृदा के कटने और बहने और उड़ने की जो क्रिया है उसी को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन, ठीक है। खेती की ऊपरी सतह की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है और यह मिट्टी सबसे पहले कटती बहती है। भाई जो सबसे ऊपर होगी वही तो बहेगी, वही तो कटेगी। प्रदेश में स्वाभाविक रूप से वनस्पतियों के कम पाए जाने और मानवीय प्रवासों से वनस्पतियों को नष्ट किए जाने से प्रतिवर्ष हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट होती जा रही है। मृदा अपरदन आज हमारी कृषि भूमि के लिए सबसे भयानक खतरा है। मृदा अपरदन के दो प्रकार हैं। एक आपका जलीय यानी कि जल के द्वारा अपरदन होता है, और दूसरा वायु, हवा के द्वारा, ठीक है। में से उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन का वायु अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है। जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण देश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन कुछ खास क्षेत्रों और सीमित मतलब समयों तक ही सीमित है। अब बात करते हैं जलीय अपरदन क्या है। भूमि पर वनस्पतियों का अभाव, ढालधार स्थानों पर खेती करना और बिना सोचे समझे जुताई करना, अनियंत्रित वर्षा या बाढ़ के समय खेतों को खाली छोड़ देना, वनों की अनियंत्रित कटाई, चारागाहों की अनियंत्रित चराई और भूमि की प्रकृति आदि कारणों से जलीय अपरदन तीव्र गति से जो है बढ़ता जा रहा है। जलीय मृदा अपरदन के कुल मिला करके कई रूप है। जैसे आपका एक है आपका अपस्फुरण, एक है आपकी परत अपरदन, एक है आपका शुद्र अपरदन, एक है आपका अवनलिका अक्षरण। भूस्खलन क्षरण, सरिता तट अक्षरण, ठीक है, नदियों द्वारा। परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता और खेत की उर्वरकता कम होती रहती है। इसीलिए इसे किसान की मौत भी कहा जाता है, किसे, जलीय अपरदन को। शुद्र सरिताक्षरण थोड़ी ढालदार खेती में होता है और पतले पतले नालियों के रूप में जो है दिखाई देता है। अवनलिका क्षरण थोड़ी या अधिक जो ढाल वाले खेत होते हैं वहां पर होता है। ये अवनलिकाएं या तो यू या फिर वी सुरंग के आकार की होती हैं। प्रदेश का जो यमुना और चंबल क्षेत्र है जो टाव वाला अवनलिका क्षरण से प्रभावित क्षेत्र है। वायु अपरदन, प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है।
जिससे दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि का प्रतिवर्ष विनाश हो रहा है और रेगिस्तानी मृदा का प्रतिशत बढ़ रहा है। प्रदेश के जो आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस वायु अपर्दन से। अब देख लेते हैं परिसर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। लाल मृदा निर्माण हुआ है कहाँ? विंध्य शैलों के टूटने से, जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां पर। प्रदेश में मरुस्थलीय जो मृदा है पाई जाती है कहाँ? कुछ पश्चिमी जिलों में, जो आपका शामली है, कुछ मुजफ्फरनगर और आपका बागपत, ये मेरठ में भी, ठीक है। लाल परवा, मार, राकर या भोंटा आदि जो मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड में ही पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपर्दन अधिक है? तो जलीय अपर्दन, ठीक है। वैसे तो जलीय अपर्दन बात करें तो पूरे भारत की समस्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें मेनली तो आपका जलीय अपर्दन होता है यहाँ पर। वायु अपर्दन भी है लेकिन लगभग 3 जिलों में है ये, आपका आगरा, मथुरा और आपका ये मतलब राजस्थान से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहां पर। प्रदेश का कौन सा जिला अम्ललिका अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित है? इटावा। अच्छा, तो ये पॉइंट रह गया हमारा। किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? परत अपर्दन को, ठीक है। सर्वाधिक वायु अपर्दन किस ऋतु में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन से हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भाबर का जो क्षेत्र है, यानी भाबर जो मृदा है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपकी जो कंकरीली पथरीली जो क्षेत्र है ना, ये वहां पर पाई जाती है। गंगा के विशाल मैदान का निर्माण प्लेस्टोसीन युग से आज तक की नदियों के निक्षोभ से हुआ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नवीन एवं प्राचीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? जो नवीन है खादर और जो प्राचीन है भांगड़। जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे हुआ है? काप, कीचड़ और बालू से। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता यानी कि अधिकता पाई जाती है? तो पोटास और चूने की पाई जाती है, और इसमें जो जीवाश्म है उसका जो है अभाव पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की कमी रहती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीव तत्व। मृदा के 4 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? खनिज है, जैव पदार्थ है, जल है और वायु है। लवणीय एवं क्षारीय मृदा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसको ऊसर, बंजर या फिर कल्लर रे आदि बोलते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप जो है इन सब चीज़ों को नोट भी करा करें साथ साथ में, क्योंकि सिर्फ वीडियो को देखने से याद नहीं होते, इनको लिख लिख कर याद करा करें, ठीक है। हमारी जो रोज़ क्लास है वो होती है 5 बजे। हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।